और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर हाथरस से है, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है और न्यायिक आयोग की टीम अब तक की जांच रिपोर्ट की प्रगति की जानकारी लेगी। आपको बता दें कि 2 जुलाई को जिस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद अब भोले बाबा कांड को लेकर न्यायिक आयोग की टीम हाथरस पहुंच गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तक जो जांच रिपोर्ट है उसकी प्रगति की जानकारी ये टीम लेगी और ये न्यायिक आयोग जांच करेगा कि आखिर जिस तरीके से घटना हुई, 121 लोगों की जान गई, इसके पीछे असल गुनहगार और जिम्मेदार कौन है। तो न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है हाथरस और अब न्यायिक आयोग हर पक्ष की यहां पर जांच करेगा, पहलू पर बात करेगा। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग का जो कैंप कार्यालय है वो बनाया गया है हाथरस में और वहां से कार्रवाई हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हाथरस का, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जो ये न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हाथरस, किस तरीके से कार्रवाई शुरू हो रही है और कहां पर इस वक्त ये टीम है? उसको पकड़ा, उसके बाद 11 बजे के करीब जो है हाथरस लेके पहुंचे, जिसके बाद उसकी जो है कागजों में गिरफ्तारी डाली गई। और मैं आपको एक और बात बता, वीरेश, क्या आपको आवाज आ रही है? तो वीरेश के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए यही वो न्यायिक आयोग की टीम है जिसका काफिला पहुंच चुका है हाथरस और अब न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हर पहलू की हादसे की जांच करेगी। और हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हाथरस पहुंच चुकी है और यहां पर अब जांच की जाएगी। जो भी पहलू हैं उन पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ हाथरस से जुड़े लोग, घटना से जुड़े लोग न्यायिक आयोग से संपर्क कर पाए, इसके लिए हाथरस में कैंप कार्यालय भी बनाया गया है और साथ ही साथ लखनऊ से भी ये टीम काम कर रही है। तो हाथरस पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम और बड़ी जिम्मेदारी न्यायिक आयोग के सामने है कि जिस तरीके से 121 लोगों की जान हाथरस में संगत के दौरान गई, उसमें असल गुनहगारों का पता चल पाए। सीधे हाथरस का रुख करते हैं, वीरेश हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम कहां पर है और किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो न्यायिक आयोग है वो इस बिल्डिंग में बैठकर पूछताछ कर रही है। जो जोन के बड़े अधिकारी हैं, एडीजी, जो रेंज के आईजी, डीआईजी और एसपी जो हाथरस के मौजूद हैं, उससे पूछताछ मधुकर की चल रही है। नजफगढ़ से जो हाथरस की पुलिस है वो 7:30 बजे उसे पकड़ती है और 11 बजे के करीब उसे हाथरस लाती है और हाथरस लाकर उससे पूछताछ करती है। न्यायिक आयोग की टीम एक एक अधिकारियों से रिपोर्ट ले रही है, पूछताछ कर रही है कि मधुकर ने आखिर क्या बताया है, क्या समझाया है। एक एक अधिकारी से न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो बात कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निकलकर अभी तक जांच आ पाई है, पुलिस ने क्या जांच की है, कौन दोषी है और इसके लिए आखिर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किनको निशाने पर लिया गया है। जी बिल्कुल। और वीरेश, जिस तरीके से ये बड़े अधिकारी जो जिले के, उनसे बातचीत हो रही है, क्या जो लोग उस संगत में मौजूद थे, जो लोग उस घटना को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो उस घटना से जुड़े रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, इनसे भी न्यायिक आयोग मुलाकात करेगा? ये इस तरीके की भी तैयारियां हैं? निश्चित रूप से जब यहाँ पर अधिकारियों से बात कर लेगी इस पुलिस लाइन में, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि उस बिल्डिंग को, उस भवन को दिखाएं। इसी में जो न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, एडीजी हैं, यहाँ के जो आईजी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, एडीएम, एसडीएम हैं, जो घटना पे मौजूद इंस्पेक्टर थे, जो घटना के समय जांच पड़ताल न्यायिक आयोग करेगा। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। हाथरस पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हाथरस पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर देव प्रकाश मधुकर को शुक्रवार शाम 7:30 बजे नजफगढ़ नाले के पास से एक हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया था और उसके बाद पुलिस उसे देर रात 11 बजे तक हाथरस ले गई थी। पुलिस का कहना है कि देव प्रकाश ने कोई सरेंडर नहीं किया, बल्कि गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले देव प्रकाश मधुकर के वकील एपी सिंह ने दावा किया था कि मधुकर के रात में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार उसे किया है। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं हाथरस का। वीरेश, जिस तरीके से एपी सिंह है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने सरेंडर करवा दिया है, जमानत याचिका नहीं लगवाएंगे। बाबा ये दावा कर रहा है कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद हो नहीं रही। मतलब झूठ का पूरा जाल इतने बड़े कांड के बाद भी बिछाने में कोई कसर बाबा और बाबा के सहयोगी में नहीं है।
देखिए, जो बाबा है वो कह रहा है कि तन मन धन से हमने मदद की है, मैंने एक्सपोज कर दिया जो पीड़ित हैं उनके घर पहुंचकर कि बाबा ने न तन से न मन से न धन से अपने अनुयायियों जो पीड़ित हैं, जो शिकार हुए हैं उस घटना के, कोई उसने मदद नहीं की है। और वकील एपी सिंह निकलते हैं, कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम तो सरेंडर करेंगे, हम भागने वाले थोड़ी हैं और हमने सरेंडर किया है। सोर्सेस से खबर आ रही है, हाथरस पुलिस के सोर्सेस से कहा गया है कि हमने पकड़ा है, हॉस्पिटल से पकड़ा है, नजफगढ़ के नाले के पास हॉस्पिटल है, उससे पकड़ा है और पकड़कर यहां लाए हैं, दिल्ली से हाथरस लाए हैं और फिर गिरफ्तार किए हैं और पूछताछ की जा रही है, अज्ञात जगहों पर पूछताछ की जा रही है। मधुकर गोलमोल सा जवाब दे रहा है, फंडिंग के बारे में पूछी जा रही है कि फंडिंग कहां से बाबा का आता है, बाबा का वो सारा सिस्टम कहां से चलता है, वो काला साम्राज्य कैसे चलता है। लेकिन मधुकर कोई भी बात सही नहीं बता रहा है, वो आयोजक और सेवादारों पर अपनी अपनी बातों को डाल रहा है, लेकिन बाबा का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, और पूरी तरीके से हर तरफ से गोलमोल करने की कोशिश की जा रही है। सियासी खबर है, हाथरस कांड में हो रही गिरफ्तारियों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया है कि यूपी शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। देखिए, ये अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट है, वो लिख रहे हैं कि नाकामी है, गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है प्रशासन। वो लिखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में दोहराई जाती रहेंगी। तो आज सुबह मायावती का ट्वीट आया था, सीधे तौर पर भोले बाबा की गिरफ्तारी, उस पर शिकंजा कसने की उन्होंने मांग की थी। और अब अखिलेश यादव का ये एक्स पर पोस्ट आया है, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए, इस पर अखिलेश यादव नाम नहीं ले रहे हैं। और यही सवाल उठ रहा है सियासत पर देश की कि कोई भी भोले बाबा के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं कर रहा है, केवल मायावती के अलावा। तो ये अखिलेश यादव का पोस्ट आया। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने हाथरस कांड को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। पहले बाबा जांच सही कराएं। जांच हाथरस जिले में नहीं हो रही है, जांच आगरा जोन में नहीं हो रही है, क्योंकि आगरा की एडीजी को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच लखनऊ में हो रही है और लखनऊ से निर्देशित किया जा रहा है। लगातार जात विशेष के लोगों को चिन्हित करके इस पूरे मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जो सरकारी अव्यवस्था थी, पुलिस की अव्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवस्था नहीं कर पाए। ये अफसरों का झगड़ा है। बड़े अफसर जो पुराने प्रमुख सचिव गृह थे, चुनाव आयोग के कारण उन्हें हटना पड़ा, वो वापस आना चाहते हैं। वो इसको राजनीतिक रंग देके सरकार को लाभ दिखा रहे हैं, मृत्यु में लाभ, लोगों के दुख में लाभ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर जांच सही हो, जिले में हो, तो जिन्होंने अव्यवस्था फैलाई है उन अफसरों पर कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। तो सियासत अपने शबाब पर है, लेकिन भोले बाबा का नाम कोई नहीं ले रहा। हाथरस भगदड़ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने खुलकर एक्स पर लिखा है। मायावती ने कहा कि भोले बाबा के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, भगदड़ के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। मायावती ने यह भी कहा है कि सूरजपाल जैसे सभी बाबाओं पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे मामले में सरकार को ढीला रवैया नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये एक्स पर पोस्ट किया है मायावती ने। उन्होंने लिखा कि भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि बाबा साहेब के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी, जिन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से इन्हें जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हुई है। हाथरस कांड में बाबा भोले समेत जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक जो गलियारा है उसमें मायावती खुलकर ये कह रही हैं कि सूरजपाल और भोले बाबा पर एक्शन लिया जाए। इसके अलावा राजनीतिक बयान तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम कोई ले नहीं रहा है। वीरेश हमारे साथ लगातार हाथरस से बने हैं। वीरेश, सुबह मायावती का एक्स पर पोस्ट आया, उसके बाद अब अखिलेश यादव का भी पोस्ट आ गया। वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मामला इधर उधर किया जा रहा है, लेकिन वो ये बोलने से बच रहे हैं कि जो बड़ी गिरफ्तारी होनी है वो किसकी है। बाबा का नाम लेने में सियासत इतनी क्यों डर रही है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों की भाषा अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भाषा है कि बाबा भी दोषी है, बाबा को गिरफ्तार करो, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो एक जाति विशेष की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही हैं, प्रशासनिक आपस में विद्वेष है, संघर्ष है, ऐसा है उनका निशाना। लेकिन वो बाबा पर निशाना नहीं साध रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को जो जाटों और दलित मतदाताओं ने मतदान किया है, ये रिफ्लेक्शन है, ये एक उसका प्रकटीकरण है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है। ये वोट की राजनीति है, ये लोकतंत्र है। जिसके पास भीड़ है वही सबसे बलवान है, जिसके पास ताकत है, यानी जो सबसे ज्यादा जनता इकट्ठा कर सकता है, वही तो आज का भगवान है। तो इस लिहाज से उस भगवान पे बोलने की साहस नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, भाजपा के नेता भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मायावती चूंकि दलितों की राजनीति करती हैं, दलितों की देश की सबसे बड़ी नेता हैं, तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि सबसे ज्यादा शिकार भी दलित हुए हैं, पीड़ित भी दलित हैं, वो दलितों के बाबा हैं। तो मायावती ने स्पष्ट रूप से बाबा की गिरफ्तारी और बाबा पर जांच आगे बढ़ाने की बात कही है। ये मायावती का साहस है, लेकिन दूसरे लोग ऐसा साहस बिल्कुल, यानी कि ये वीरेश ये स्पष्ट हो गया है कि वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें बाबा का नाम लेने से बचा जा रहा है। और लेकिन सवाल यह है कि बाबा का कुछ होगा, बाबा गिरफ्तार होगा या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वीरेश, नजरें बनाए रखिएगा। और इन सब के बीच चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये बाबा का भव्य लोक है, और ये मैनपुरी का आश्रम है जहां पर अकूत संपदा वाला ये आश्रम आप देख सकते हैं। आप ये ड्रोन शॉट देखिए और समझिए कि किस तरीके से बाबा का ये महल तैयार है। ये आश्रम कहने को जरूर है, लेकिन ये महल है, और इस महल को बनाने में कितना खर्चा लगा होगा वो आप अंदाजा लगाइए। आप फर्श देखिए, फर्श में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को देखिए, उस पर की गई नक्काशी को देखिए, और उसके पीछे एक बंगला देखिए आप, किस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया है। और उस पर अब देखिए ये संभल की तस्वीर आप देखिए, संभल में भी एक भव्य आश्रम बाबा का बनाया गया है। और यह भव्यता तब है जब बाबा की तरफ से, बाबा के सेवादारों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बाबा किसी से एक पैसे नहीं लेते हैं। जब पैसे नहीं लेते हैं तो इतनी भव्यता आखिर कहां से आ रही है, ये अपने आप में सवाल है। ये संभल का आश्रम हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में देखिए किस तरीके से बड़ी कोठी बनी है, बड़ा आश्रम बना है। और मैनपुरी के महल का तो कहना ही क्या, वो जो चकाचौंध है आप देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए, और ये मैनपुरी की तस्वीर आप देखकर कौन कहेगा कि ये आश्रम है। ये एक महल है बाबा का, और इसी महल में बाबा का निवास है। आखिरी लोकेशन भी मैनपुरी में मिली थी। और ये तस्वीर आप देख लिए, ये संभल के आश्रम का ड्रोन फुटेज है। एबीपी न्यूज वहां पर पहुंचा है और ड्रोन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना आलीशान भवन बाबा का संभल में मौजूद है, मैनपुरी में मौजूद है। और ये भव्यता तब है जब दावे ये हैं कि बाबा किसी से एक पैसे नहीं लेते हैं, तो फिर आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इतनी जो भव्यता है वो कहां से आई है, कैसे आई है। और आप देखिए ये भव्यता है, ये दिव्यता है, और यही वो मैनपुरी का आश्रम है जहां पर बाबा की आखिरी लोकेशन मिली। और सूत्रों का दावा यह भी है कि यहीं पर बाबा की लोकेशन है जहां पर लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैनपुरी आश्रम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये संभल का आश्रम आप देख लीजिए, ये संभल का आश्रम है जहां पर भोले बाबा का निवास रहता है। हालांकि वो इस वक्त उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, या पता है तो एक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सियासी मजबूरियां हमारे सहयोगी वीरेश बता रहे थे उसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बाबा के साम्राज्य की ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि बाबा के पास किस तरीके से अकूत धन संपदा है, वैभव है। आप छत देखिए, जो जगमगाती फर्श है, जो रंग बिरंगे वहां पर पत्थर लगे हुए हैं, जिस तरीके का डिजाइन है, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि बाबा का वैभव बहुत बड़ा है, बाबा का महल बहुत बड़ा है, बाबा का जो चमत्कार है भक्तों में बहुत बड़ा है। लेकिन बाबा का दिल कितना बड़ा है, इससे आप समझ जाइए कि बाबा दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन अब तक किसी एक परिजन से वो मिलने नहीं पहुंचा। इस बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। तो देखिए तस्वीरें जिस तरीके की बन रही हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच हम बात करते हैं राजनीति की, और राजनीति में गर्माहट की। कल आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ने मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी।
ये कह दिया कि केंद्र में मोदी सरकार कमजोर है और संभव है कि अगस्त में ही सरकार खत्म हो जाए और इस पर अब राजनीतिक रार शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह है कि लालू के बयान पर बीजेपी बरस रही है और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है कि सपना देख रहे हैं लालू यादव, लालू से कमजोर कोई नहीं है। और गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि परिवार में ही वो सिमट कर रह गए हैं, 2029 तक ये सरकार चलेगी। जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया है। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूं, लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए और उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इंडी गठबंधन को 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए धूल चटा देगी। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। तो लालू प्रसाद के बयान के बाद बिहार के साथ ही साथ पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। लालू के बयान का इंडिया गठबंधन के साथी समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि लालू ने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो संजय राउत ने भी समर्थन किया है लालू प्रसाद यादव के बयान का। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। और अब आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर तूफान मचा हुआ है। लालू यादव ने मोदी सरकार के अगस्त में गिरने की भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था उन्होंने, सुन लीजिए। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है, हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार समाप्त हो जाए। और यही वो बयान है लालू प्रसाद यादव का जिस पर राजनीतिक रंज मचा हुआ। यहाँ जम्मू के कठुआ में एक कार नहर में गिरी। कार में अमरनाथ यात्रियों में ड्यूटी के तैनात 3 बीएसएफ के जवान भी सवार थे। 2 बीएसएफ जवानों को फौरन बचाया गया। पानी में बहे तीसरे जवान की हालत गंभीर। बारिश की वजह से आसमान पर हरी सब्जियों की कीमत, एक हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतों में दोगुने तक का उछाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 के करीब पहुंचा टमाटर, 50 के पार पहुंचा प्याज। टोंक जिला प्रशासन की अपील के बाद भी बेपरवाह बने लोग। पानी की तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना पड़ा भारी। देखते ही देखते पानी में डूबा ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर बचाई जान। राजस्थान के टोंक जिले के कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। टोंक में भारी बारिश के बाद आसपास के घरों और स्कूलों में घुसा पानी। घर में कैद रहने को मजबूर लोग। कई जगहों पर मकानों के ढहने की भी खबर। जम्मू कश्मीर और आसमान में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर असर। यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोका गया। मौसम को देखते हुए एहतियातन लिया गया फैसला। भारी बारिश के बाद मलबा आने से ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाले कई रास्ते बाधित। 3 स्टेट हाईवे और 30 ग्रामीण मार्ग हुए बंद। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। मौसम को देखते हुए रामबन में ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने लगाई रोक। बिहार के कैमूर में बदतर हालात। तेज बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर समेत मरीजों को वार्ड में भरा पानी। गंदा पानी भरने से बड़ी मरीजों की परेशानी।
बिहार में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से उफान पर प्रदेश की नदियां। गंडक नदी और कोसी नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते दिखे लोग। बिहार के हाजीपुर में 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से पानी पानी हुआ शहर। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी। शहर की सड़कें जलमग्न। चिराग पासवान ने बताया पूरे प्रदेश की समस्या। बिहार के मसौड़ी में बारिश के बाद जोरी पर गांव से गोविंद चक जाने वाले रास्ते का एक बड़ा हिस्सा धंसा। सड़क के बीचों बीच बनी पुलिया भी ध्वस्त होने की कगार। बिहार में पुलों के गिरने का मामला। जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज, सिवान, सारण के 6 पुल हुए थे धराशायी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पुल गिर रहे हैं, अपराध मर्डर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार चुप है। अगर इन सभी में मेरा हाथ है तो सरकार गिरफ्तार करे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जदयू के पास था। गिरने वाले पुलों की डिटेल निकलवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुल टूटने की जिम्मेदारी ली। कहा, अभी हम सरकार में है, लेनी चाहिए जिम्मेदारी। देश में आज मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और सिक्किम में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जाहिर की। तेज बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी। डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बारिश का कहर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद आम जनजीवन पर असर। पहाड़ों में लगातार बारिश से जोखिम में जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते दिखे लोग। उत्तरकाशी के गौमुख पैदल मार्ग पर पुल टूटने से फंसे कांवड़िए। एसडीआरएफ के बचाव दल ने सभी कांवड़ियों को बचाया। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की मार झेल रहा है। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को बांटी राहत सामग्री। करीब 2 लाख लोग प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। प्रभावित लोगों से की बातचीत। सीएम ने कहा, प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा, यह प्राकृतिक आपदा है, हमें इतनी भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। भविष्य के लिए हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में बारिश से शहर की सड़कें बनी तालाब। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की चेतावनी। अलर्ट घोषित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। पिंक सिटी की सड़कें जलमग्न। हर तरफ पानी ही पानी। तेज बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से मुश्किल हो गए हालात। यूपी के बहराइच में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। मेडिकल कॉलेज में प्लाईवुड की नाव चलते वीडियो वायरल। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान का किया निरीक्षण। प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राहत बचाव इंतजामों का लिया जायजा। यूपी के फिरोजाबाद में मानसून की पहली ही बारिश ने खोल दी निगम के दावों की पोल। शहर की सड़कें जलमग्न। अस्पतालों में भरा पानी। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी हुई स्मार्ट सिटी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। नगर निगम के दावों की निकली हवा। तेज बारिश के बीच बरसाती नाले में गिरा युवक के पानी के तेज बहाव में बह गया। परिजन कर रहे हैं तलाश। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में आसमान में गरजे बादल। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कोविलपट्टी क्षेत्र में बारिश से हो रही अव्यवस्था की तस्वीरें सामने। कर्नाटक के कालाबुरागी में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर में फॉगिंग अभियान शुरू। गड्ढों में भरे पानी को भी हटाने की जरूरत। कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। अस्पतालों में मरीजों की भीड़। प्लेटलेट्स की बढ़ी डिमांड। डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने और गंदगी से दूर रहने की सलाह। राजधानी दिल्ली में मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे के मद्देनजर अधिकारियों संग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की चर्चा। अलर्ट रहने के निर्देश दिए। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा कि घटना से बहुत दुखी हूं। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस कांड के उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे के बाद एक्शन जारी। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हाथरस। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा गठित आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग कर रहा है जांच। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य। मामले की जांच कर रही एसआईटी सरकार को सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट। एसआईटी प्रमुख एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अधिक साक्ष्य सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया।
बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने। 2 जुलाई को हाथरस हादसे के महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया था बाबा। काफिले में थी 12 गाड़ी। मैनपुरी के रामकुटीर आश्रम में सूरजपाल और भोले बाबा के होने का दावा। कुछ लोगों ने किया दावा, आश्रम में मौजूद सूरजपाल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हाथरस हादसे में एक मृतक के परिवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बाबा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बाबा के खिलाफ बोलने से डर लगता है, कोई भी हादसा करवा सकता है बाबा के सत्संग को लेकर हो रहे खुलासे। 1.5 महीने पहले मैनपुरी में हुए सत्संग में 65 साल के महावीर सिंह लापता। पुलिस ने दर्ज कर रखा है गुमशुदगी का केस। कानपुर में सूरजपाल उर्फ बाबा के आश्रम पर सेवादारों से पुलिस ने की पूछताछ। बिधनू करसुई गांव में है आश्रम। 2 दिन से बंद पड़े आश्रम का पुलिस ने किसी तरह से ताला खुलवा लिया। सूरजपाल और भोले बाबा के कानपुर में बने आश्रम में है सारी व्यवस्थाएं। 5 स्टार होटल जैसा बना दिखा हॉल। हॉल के अंदर बने कमरे में चाक चौबंद की सारी व्यवस्थाएं। पाखंड के केस में भोले बाबा को जेल भेजने वाले तेजवीर सिंह ने कहा, एसएचओ रहने के दौरान जानकारी मिली थी कोई बाबा मृत लड़की को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, उस समय गिरफ्तार किया। हाथरस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में किया सरेंडर। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, हमने देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा। अब यूपी एसटीएफ पूरी करे अपनी जांच, नहीं लगाएंगे जमानत याचिका। 2 जुलाई को मची भगदड़ में 123 लोगों की हुई थी मौत। सेवादार मधुकर है मुख्य आरोपी। एफआईआर में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम नहीं। हाथरस भगदड़ मामले पर सीएम योगी बनाए हुए नजर। सूत्रों के मुताबिक हाथरस और मैनपुरी के कुछ नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर। जेपी नड्डा जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगा मंथन। अब तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने तेजस्वी को सौंपी पार्टी की कमान। कहा कि अगस्त महीने में गिर जाएगा केंद्र की एनडीए सरकार का कुंभा। लालू यादव के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, लालू यादव ने निराशा में दिया बयान। 2029 के बाद भी चलेगी एनडीए की सरकार। टीडीपी और जेडीयू को बताए एनडीए गठबंधन का स्तंभ। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू यादव के दावे पर पलटवार करते हुए कहा, हमारा गठबंधन मजबूत है। पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। लालू यादव के एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, सपने देख रहे हैं लालू। अगस्त में पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के दावे में कोई दम नहीं। केंद्र की एनडीए सरकार एकजुट है और भारत कमजोर नहीं होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं लालू यादव। इंडिया गठबंधन को 2025 चुनाव में धूल चटा देगी एनडीए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जनता को भरोसा। लालू यादव की एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, 2015 में नीतीश की कृपा से सत्ता में आई थी आरजेडी। अगली बार फिर से 22 सीटों पर अटकेंगे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन टाइगर रिटर्न्स के पोस्टर पर मचा बवाल। बीजेपी ने कसा तंज। पहले टाइगर की कुर्सी छीनी, अब टाइगर शब्द को चुराने में लगे हुए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान। बोले, जितने दिन भी मुख्यमंत्री थे लोगों के लिए काम करने की कोशिश की। हमारा गठबंधन मजबूत है, चुनाव के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर जयवर्धन सिंह और मंत्री विश्वास सारंग आमने सामने। जयवर्धन सिंह ने मंत्री सारंग पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। मंत्री ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों ने मदरसों पर सवाल उठाए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। 8 से 10 जुलाई तक रूस ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 3 जुलाई को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई ठिकानों पर रेड। सर्च ऑपरेशन में 41 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज बरामद। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार आज पीएम मोदी के गढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। गुजरात में प्रदेश कार्यालय के बाहर भगवान शिव के साथ लगे राहुल के पोस्टर। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर आज होगा रांची कोर्ट में चार्ज फ्रेम। राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति जरूरी। रांची के एक वकील ने दर्ज कराया था मामला। शराब के घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को जमानत के लिए अब करना होगा इंतजार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर इलाके में कर्मा बाजार के पास टैंकर पलटने से हड़कंप, लोगों में दूध लूटने की मची होड़। दूध लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विधायक ने 50 लाख की जमीन सरकार को अस्पताल बनाने के लिए दान दी। अब यहां पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अस्पताल। आदिवासी विधायक संतोष भरकड़े की हो रही है चर्चा। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में पावर कट लगने पर टॉर्च लाइट में मरीजों का इलाज करते हैं डॉक्टर्स। पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं, 125 किलोवाट का जनरेटर पड़ा है खराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पर्यावास भवन की 4थी मंजिल से कूदकर सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड। उसी बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड में काम करता था 35 वर्षीय युवक। वरिष्ठ सहायक लेखपाल पद पर कार्यरत था मृतक, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सलूरा इलाके में जल शक्ति विभाग की इमारत में आग लगने से हड़कंप। जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 अग्निशमन कर्मचारी गिरे। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के सिरोही में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 3 बाइक्स को टक्कर मारी। बाइक सवार सभी लोग सुरक्षित, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कार चालक फरार। राजस्थान के जोधपुर में T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाने गए नाबालिग प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने मौत के घाट उतारा। करंट देकर हत्या की, शव को हाईवे पर फेंका गया। राजस्थान के भरतपुर में फ्री इलाज, हर महीने 10,000 रुपए का लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले सेंटर पर बीएचपी का छापा। 20 महिलाओं सहित 28 लोगों को पकड़ा, जांच में जुटी पुलिस। और इस बीच बड़ी खबर है, राज्य की नीट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित हो गई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अगली सूचना तक काउंसलिंग स्थगित की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। अजातिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजातिका, हालांकि सूत्र अभी ये बता रहे हैं, अभी ऑफिशियली इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा होता है कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाती है तो ये कितनी बड़ी राहत उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लंबे समय से इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजातिका जी बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग यहाँ पर डिले होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो सूचना है ये साझा नहीं की गई है मीडिया के साथ में, लेकिन ये जरूर सूत्रों ने साफ कर दिया है कि काउंसलिंग अब आगे जब तक डेट नहीं डिक्लेयर होती है तब तक के लिए स्थगित की गई है। इसी के साथ में देखिए ये पहले से प्रेडिक्टेड भी था, मीडिया में हम लोगों ने भी यानी एबीपी न्यूज ने भी लगातार ये सूचना देते रहे हैं हम लोग दर्शकों को, काउंसलिंग नहीं होगी। इसका पहला कारण यही था कि छात्रों को जो अभी तक काउंसलिंग के पहले का शेड्यूल है वो नहीं मिला था, जो पहले के प्रोसेस होते हैं वो शुरू नहीं हुए थे, और काउंसलिंग कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पास में पहले से जानकारी पहुंच जाती है कि कब से उनकी काउंसलिंग शुरू होगी, जो ज्यादातर छात्रों के पास नहीं पहुंची थी। दूसरा मुख्य कारण ये है कि काउंसलिंग की डेट जरूर 6 डिक्लेयर की गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स के पास जब वो वेबसाइट खोल रहे थे तो कोई भी जानकारी वेबसाइट के जरिए नहीं प्राप्त हो रही थी कि कब से उनकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, जबकि 6 डेट उन्हें कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर दी गई थी। ऐसे में अब वो आंदोलनकारी नीट के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये एक बड़ा रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि नीट की काउंसलिंग ऐसे में स्थगित होनी चाहिए, दोबारा से नीट के एग्जाम होने चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए निराशा का विषय है या सब्जेक्ट है जो छात्र उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में अपना एग्जाम पूरा किया है, फिर वो चाहे नीट के टॉपर्स हो या अच्छी पोजीशन होल्डर्स हो, जिनके आसपास जिनके सेंटर्स पर कोई धांधली नहीं हुई है, ऐसी कोई धांधली की खबर नहीं आई है, वो इंतजार कर रहे थे कि नीट काउंसलिंग जल्दी शुरू हो। बिल्कुल, और तमाम बातों के बीच अब सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि जो नीट यूजी की काउंसलिंग है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। बहुत शुक्रिया आजादी का आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।